ओशो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात यहाँ से शुरू करेंगे। हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसे कंडीशन बेस्ड हमें अपना एग्जीक्यूशन करना है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्न है हमारी प्रोग्रामिंग में। क्यों इम्पॉर्टेंट टर्न है दोस्तों? तो आपको एक्सपीरियंस होगा, इसके पहले के जितने प्रोग्राम्स हम लोगों ने बनाए हैं मेनली वो फार्मूला बेस्ड थे। फार्मूला बेस्ड थे मतलब दो नंबर्स को हमने इनपुट लिया, एडिशन का बेसिक फार्मूला अप्लाई किया, रिजल्ट मिल गया आपको। हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना था, हमने जो भी इनपुट डिफाइंड है रेडियस एज ए इनपुट लिया, फार्मूला अप्लाई किया, रिजल्ट प्रिंट कर दिया। वैसे ही हमने अदर प्रोग्राम्स बनाए, लाइक सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, आपने इनपुट पैरामीटर्स लेके फार्मूला अप्लाई किया, रिजल्ट प्रिंट किया। मतलब जो भी हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जितनी लाइन का कोड आपने लिखा है वो सारी लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट हुई और जो डिज़ायर्ड आपका आउटपुट था वो आपको मिला। जो हमारी लर्निंग थी अभी तक की वो इस बात को लेके थी कि हम लोग जो बेसिक एरर्स हमारे प्रोग्राम में आती हैं सिंटेक्स से रिलेटेड, सेमी कॉलन की, डबल कोट्स की, वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड, प्रॉपर फंक्शंस को यूज़ करना, ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट तक की जो हमारी लिमिटेशंस थी, यहाँ तक के एरर अब आना शायद बंद हो जाना चाहिए हमें। जिन्हें भी अगर आज भी अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ जब कोड लिखते हैं और अभी भी एरर्स अगर आ रही हैं तो फिर अभी हमें उसी पॉइंट पे थोड़ा सा और रिवीजन देना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस हमारी ऐड करना चाहिए। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट लेवल पे आना चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे वो यही है कि इसके पहले तक के सारे प्रोग्राम्स डेटा टाइप की स्टडी को लेकर किस तरीके से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया और किन किन ऑपरेटर का कैसा बिहेवियर है वो भी हमने बेसिक प्रोग्राम्स में यूज़ किया। यहाँ से अब नेक्स्ट लेवल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अब हमारी इस जर्नी में, कोडिंग जर्नी में सी और C++ में डिसीजन मेकिंग का रोल स्टार्ट हो गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डिसीजन मेकिंग से मतलब क्या हो गया दोस्तों? अब हम कंडीशन बेस पर हमारे कोडिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब किसी कंडीशन के ट्रू होने पर हम कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और फॉल्स होने पे हो सकता है कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। जैसे डे टू डे लाइफ में भी होता है ना कि हमें सपोज फैमिली में ही मदर ने आपको कुछ टास्क दिया है कि अगर आप सपोज कोई लोकेशन तक जा रहे हो, सब्जी मंडी तक जा रहे हो, तो आप पर्टिकुलर ये वेजिटेबल आप परचेस करके ले आना, एक्स वेजिटेबल। और नहीं जा रहे हो तो भी फिर कोई रास्ते से कोई फ्रूट देख के या कुछ और उन्होंने टास्क बता दिया कि ये कर लेना, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि उन्होंने कंडीशन आपके साथ में रख दी। अगर ये क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल हो तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, नहीं हो अगर तो फिर दूसरा कुछ काम उन्होंने डिफाइन कर दिया, वो आपको करते हुए आना है। तो जो डे टू डे लाइफ में कंडीशन बेस्ड जो हमारी वर्किंग होती है उसी बेसिस पर, उसी तरह के कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक सिंपल सा थॉट है, मुझे आपसे बोल दिया कि एक काम कीजिए, मैं एक नंबर आपको एंटर करूंगा, आपको सिंपली चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। दो स्थिति पॉजिटिव हुई या निगेटिव हुई, ये चेक करके देना है आपको। तो पॉजिटिव निगेटिव चेक करने का कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर अगर 0 या उससे बड़ा है देन इट इज़ पॉजिटिव नंबर, और 0 से अगर वो लेस देन होगा, क्लियर, -5, -7, -55 ऐसी को वैल्यू आएगी तो आपको तुरंत क्लिक होता है कि ये नंबर निगेटिव है। लेकिन प्रोग्रामिंग से डिसीजन कैसे होगा? ये मैंने और आपने तो अपना जो मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड है, जो हमने आज तक की हमारी स्टडी है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर डायरेक्ट बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू देख के समझ गए हम। लेकिन कंप्यूटर के पास तो जीरो इंटेलिजेंस है, तो उसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जिससे वो इस तरह के डिसीजन को ले पाए, वो बता पाए कि आपके नंबर्स को देने के बाद ये नंबर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। या हम लोग कभी ये चेक कर लें कि कोई गिवन नंबर है एंड वी नीड टू चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड। जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमने 2 से डिवाइड करा और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है
तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि दैट नंबर इज इवन, अदरवाइज दैट नंबर इज ऑड। तो ये डिसीजन किस बेस पे लिया, हमने मैथमेटिक्स में कुछ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर हमने कंक्लूड करा कि दैट नंबर इज इवन और ऑड। कई बार हम दो नंबर्स को यूजर से लेके कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। इस टाइप का डिसीजन लेना हो, बड़ा छोटा कौन है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट यूज होंगे सी ओ सी प्लस प्लस के अंदर। कई बार ये भी हो सकता है कि आपसे आपका एज पूछ लिया कि आपका एज अगर अबाउ 18 है देन यू आर एलिजिबल टू वोट। तो जब वोट कास्ट कब कर पाएंगे आप इलेक्शन में किसी भी तरह के, कि अगर आपका 18 एंड अबाउ अगर आपका एज होगा देन यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर, आप 18 के नीचे एज में होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जो बहुत डे टू डे के छोटे छोटे से डिसीजंस हैं, इनको प्रोग्रामिंग में लेने के लिए स्पेशल सिंटेक्स अवेलेबल होता है सी ओ सी प्लस प्लस में, या बाकी लैंग्वेजेस में भी ये अवेलेबल होगा। तो दोस्तों सी ओ सी प्लस प्लस इस काम को कैसे करती है, तो डिसीजन मेकिंग वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इफ स्टेटमेंट। अब इफ के दो सिचुएशन है कि हम ट्रू होने पर ही कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हम याद कर लेते कि इफ एल्स साथ में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं पहला जो सेंटेंस लिख रहा हूँ दैट इज सिंपल इफ। सिंपल इफ क्यों, देर इज नो एल्स, देर इज नो अदर सिचुएशन। एक ही सिचुएशन की अगर ऐसा हो तो आपको ये करना है। फॉल्स के लिए देर नथिंग इज डिफाइंड, कोई डिफाइंड नहीं है, कोई डिफाइंड नहीं होगा तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वो होगा। क्लियर, तो सिंपल इफ स्टेटमेंट से मतलब क्या हो गया, इसका सिंटेक्स क्या होगा, और इफ स्टेटमेंट की यूटिलिटी क्या होगी। तो ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग और हम ये बोल सकते हैं कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन। ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो हम अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। हमारे स्टेटमेंट को हम कंडीशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिचुएशनली उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं कैसे इसमें हम कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमने करी सिंपल इफ स्टेटमेंट से। सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या बताता है दोस्तों, यहाँ पर कि स्मॉल लेटर में हमने लिख दिया इफ इज ए कीवर्ड रिजर्व वर्ड सी एंड सी प्लस प्लस में, और इसके साथ में हमने लिख दिया यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन। इस बुलियन एक्सप्रेशन को दोस्तों हम लिखते हैं कंडीशन। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो कंडीशन, मैंने टेक्निकल वर्ड लिख दिया दैट इज बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर, और इसके ट्रू होने पर हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट। और सेमीकोलन। मतलब बुलियन एक्सप्रेशन से मतलब समझ में आ रहा है क्या हो गया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट दो पॉसिबल वैल्यू में आता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है कि नहीं दोस्तों, हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। इन ऑपरेटर का यूज करके बनने वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जिसका रिजल्ट कोई न्यूमेरिक वैल्यू आती है, कोई भी आ सकती है, वो कोई बड़ा छोटा, कोई इंटीजर फ्लोट, कुछ भी रिजल्ट आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सप्रेशन। क्लियर, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इट्स नॉट अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। और बुलियन एक्सप्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं कंडीशन। मतलब ये जो बुलियन एक्सप्रेशन टर्म मैंने जो लिखी है दोस्तों, इसी का मतलब होता है कंडीशन। तो मैं अलग अलग बात नहीं करूंगा, अपने को क्लैरिटी होना चाहिए।
कंडीशन ये हम बोलचाल में बोलते हैं, रूटीन बातचीत की भाषा में। टेक्निकली अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो हमें लिखते आना चाहिए दैट मस्ट बी ए बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन किसको बोल रहे हैं अपन? जिसमें उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट दो पॉसिबल वैल्यू जनरेट करता है, ट्रू और फॉल्स। मतलब दुनिया के वो सारे एक्सप्रेशन जो सिर्फ दो ही रिजल्ट देते हैं आपको, दो ही रिजल्ट मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग मानते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्लियर? यहाँ पे कोई तीसरा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मतलब एक 100% फैक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर हमने अब कोई कंडीशन ली, कोई डिसीजन चेक किया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस होंगे। तो ये जो पूरा एल्जेब्रा है, बुलियन एल्जेब्रा, इसका सारी दोस्तों यही है। जब कभी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, यू विल ओनली फाइंड टू ऑप्शंस, वन इज ट्रू, अदर इज फॉल्स। ट्रू अगर होगा तो क्या करना है वो बात करेंगे, फॉल्स अगर होगा क्या करना है वो बात करेंगे हम लोग। क्लियर? इस तरह की स्थिति का मतलब समझ में आ रहा है अभी? अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ट्रू होने पर वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये सिचुएशन क्या बता रही है यहाँ पर? अगर ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, और फॉल्स है तो क्या हो जाए? फॉल्स है तो छोड़ दो मतलब इसके बाद का जो भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसे परफॉर्म करो। मतलब फॉल्स में हमने ये नहीं बोला है कि क्या करना है हमें। सिंपल इफ स्टेटमेंट दोस्तों बहुत काम की जगह पे यूज होगा प्रोग्रामिंग में, इसलिए हमको इफ एल्स की आदत पहले दिन से नहीं डालना है कि हमने सेंटेंस याद कर लिया कि इफ एल्स क्या होता है। हम शुरुआत करेंगे सिंपल इफ से। बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग केसेस में सिंपल इफ का यूज होगा। क्लियर? अब बुलियन एक्सप्रेशन से मतलब क्लियर हो गया, दैट इज कंडीशन। अब कंडीशन होती कैसे, बनती कैसे? अभी तो हमने ये पढ़ा है कि इसमें दो पॉसिबल वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर हम लोग अपने डिसीजन लेंगे, हमें किधर जाना है, कहाँ मूव करना है। तो ये जो स्टेटमेंट दोस्तों लिखा है ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? ट्रू। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़ो मतलब जो भी उसके बाद का नेचुरल एग्जीक्यूशन है उसे हमें परफॉर्म करना है। क्लियर? मतलब फॉल्स होने पे देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन। जो रूटीन है, जो इसके बाद नेचुरल में होता है वो आप करो, नेचुरल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस तरह की सिचुएशन को अगर फ्लो चार्ट से हमें डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो दोस्तों इसके लिए हमने कनेक्टर डिफाइन करा फ्लो चार्ट के लिए। अब याद करो, आपको हम लोगों ने बात की थी डायमंड। हमने डायमंड करके सिंबल यूज किया था फ्लो चार्ट में, जो हम लोग यूज करेंगे कंडीशंस को डिफाइन करने में, डिसीजंस को। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन डायमंड में आ गया, जो मैंने कहा लिखा हुआ है इफ के अंदर। और ये इफ स्मॉल में दोस्तों ध्यान रखना, आप स्मॉल लेटर में कीवर्ड है रिजर्व वर्ड। अब इसके ट्रू होने पर हमने एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा। क्लियर? और इसके बाद का जो एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मल है, तो मैंने कनेक्टर लगा दी ए और बी। फॉल्स में अभी कोई एक्टिविटी लिखी गया यहाँ पर, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी दोस्तों, कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा। इस पैटर्न पे हमारी फ्लो चार्टिंग होना चाहिए हमेशा। मतलब अगर मुझे सिंपल इफ कहीं पे डिफाइन करना है, इसका मतलब है कि ये लाइन कनेक्ट होने तक, इस जंक्शन तक फॉल्स में कोई स्टेटमेंट आया क्या यहाँ पर? मतलब सिर्फ ट्रू में एक स्टेटमेंट है, फॉल्स में जो हमारा नेचुरल फ्लो वो रहेगा। क्लियर? तो ये सिंपल इफ का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमने एक बेसिक फ्लो चार्ट बनाया है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आती है। वो बात क्या आती है कि जब हम इस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब कुछ कंडीशन
डिफाइन करते हैं तो होता क्या है। यहाँ पर एक बात समझने की छोटी सी, कि अभी हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने दी यहाँ पर 1, तो मैंने कुछ ब्लॉक नहीं बनाया, कोई बिगिन एंड नहीं लगाया यहाँ पर। तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि ब्लॉकिंग कब करते हैं हम लोग, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट किसी कंडीशन के अंदर डिफाइन हो। अगर ऐसा बोला जाता है कि कंडीशन ट्रू होने पर 2 या 3 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, तो फिर मैं बिगिन और एंड लगा दूंगा, ब्लॉकिंग कर दूंगा यहाँ पर। मतलब चेंज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये हमने तरीका कौन सा लिखा, जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमारे पास कितने थे, 1 ही था। अगर ऐसा हो जाए कि हमने लिख दिया इफ और बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन, मैं बार बार बता रहा हूं कि बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन, क्लियर। और ये अगर ट्रू है और आपके पास अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, तो फिर हमने क्या कर दिया, नाउ वी कैन एग्जीक्यूट मोर देन 1 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 2, नाउ यू कैन हैव n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, क्लियर। ये ब्लॉक डिफाइन कर दिया हमने। तो ये क्या बता रहा है, अभी भी एल्स नहीं है यहाँ पर, बट डिफरेंस क्या हो गया, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, फॉल्स हो तो इस ब्लॉक को छोड़ दो। मतलब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें ब्लॉक को स्किप करना है। और ये पूरा ब्लॉक, पूरे एन स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पर, जब हमारी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, क्लियर। मतलब पहला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, अब अगर मैं कहीं कंडीशंस को, डिसीजंस को यूज कर रहा हूं, तो विदाउट ब्लॉक भी हम लोग लिख सकते हैं कोड को, कब, जब किसी कंडीशन के स्कोप में नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक ही हो। सिंगल स्टेटमेंट होगा, देयर इज नो ब्लॉक रिक्वायर्ड, क्लियर। और जब एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर हमें ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा, बिगिन और एंड, क्लियर। इसमें 2, 3, 4, 5 एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। कल से 50 स्टेटमेंट भी रख दो, 500 स्टेटमेंट रख दो इसके अंदर आप, पर ये सब कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये कंडीशन जो गिवन बुलियन एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा, क्लियर। और जैसे ही फॉल्स होगा इस ब्लॉक को स्किप कर देगा वो। अब हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि बुलियन एक्सप्रेशन ये होते क्या है, कैसे मान ले कि इनको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं और 2 ही रिजल्ट जनरेट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। क्योंकि हमने तो आज तक पढ़ा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उन्हें हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर से बनने वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो फिर दोस्तों बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ हम दोस्तों एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैंने आपसे बोला था हम लोग ऑपरेटर जब पढ़ेंगे जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बुलियन एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की यहाँ पर नीड होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। दोस्तों इसको कंडीशनल ऑपरेटर नहीं बोलते हैं अपन, कई बार हम गलती कर जाते हैं यहाँ पर लिखने में। गलती क्यों कर जाते हैं, हमें किसने एकदम से पूछ लिया कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, तो पता लगा हम रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर को बता देते हैं वहाँ पर। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर से मतलब समझ में आ रहा है, ये वो ऑपरेटर्स हैं जिनसे बनने वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस। तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं, ये कंपेयर करेंगे कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है, क्लियर। कोई वैल्यू जो कंपैरिजन वाली जब बात करते हैं, इक्वलिटी की बात चेक करेंगे, नॉट इक्वल की बात चेक करेंगे, ऐसे ऑपरेटर को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होंगे, तो एक ऑपरेटर हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू। इन 6 ऑपरेटर को दोस्तों हम बोलते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल या कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, इसे हम लोग पढ़ते हैं इज लेस देन ऑपरेटर, इसे पढ़ते हैं हम लोग अपोजिट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसे पढ़ते हैं हम लोग इज लेस
देन और इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है दोस्तों, इससे हम पढ़ते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटर, और नेक्स्ट होगा इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। दोस्तों ये 6 ऑपरेटर हैं। आपको लग रहा होगा कि सर डिजिटल पैनल पे पढ़ा रहे हैं और ये सब चीज़ें पहले से भी लिखी हुई आ सकती थी, पर क्या होगा जब हम बहुत प्रोफेशनली उसको लिख के बना के मैं आपके सामने लाऊंगा तो वो फील नहीं आएगा जो एक्चुअल नेचुरल में जो टच आना चाहिए लर्निंग में आपकी। और मैं सक्षम हूँ लिखने के लिए, आपके सामने सभी चीज़ें लिखूंगा शुरू से आखिरी तक सारी, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस होगा कि कोडिंग लर्निंग हमारी कैसे होना चाहिए, ये क्लैरिटी होना चाहिए हमको। क्लियर? तो दोस्तों ये जो ऑपरेटर्स हैं, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्लियर, और इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू। एक छोटी सी बात जो नहीं समझने की यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन को डिफाइन कर रहा है, ये लेस देन के साथ में इक्वल का चेक भी लगा रहा है और के साथ, तो इनके बीच में और अगर इक्वल होगा तो भी ट्रू होगा। क्लियर? लेस देन ग्रेटर देन है तो भी ट्रू माना जाएगा। और इक्वल के लिए हमें 2 बार इक्वल का साइन लगाना है। एक बार इक्वल को दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम एक ही बार इक्वल का साइन यूज करते हैं तो उससे हम लोग मानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? एक बार इक्वल को हमें हमेशा क्या मानते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। और 2 बार इक्वल का साइन मतलब इक्वलिटी, इक्वल कंपेयर करने के लिए। ये सी में भी, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, जावा में, सी शार्प में, जावा स्क्रिप्ट में, मतलब मोस्टली जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे कहीं भी करियर में या जिनसे कभी आपको काम पड़ेगा, तो सभी लैंग्वेज में एक बार इक्वल मतलब असाइनमेंट और 2 बार इक्वल का साइन मतलब इक्वलिटी। ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है और ये ऑपरेटर भी जनरलाइज्ड है। 3 ऑपरेटर ऐसे हैं दोस्तों, अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। ये आपको दुनिया की हर लैंग्वेज में मिलेंगे, हर तरह के कोडिंग स्ट्रक्चर में इनका यूज़ होगा। बाकी ऑपरेटर कहीं अवेलेबल होंगे, किसी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होंगे। क्लियर? तो ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का रोल समझ में आ रहा है दोस्तों क्या हो गया? अब अगर मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर कि ए की हमने कोई वैल्यू लिख दी, यहाँ पर ए इज सपोज 10, और हमने चेक कर लिया कि ए इज ग्रेटर देन 5, तो अब इसका डिसीजन क्या होगा? इसको हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। अब बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। या तो ये जो बात लिखी है कि ए 5 से बड़ा है, ट्रू या फॉल्स, ये बात सही होगी या गलत होगी। तो ए ग्रेटर देन 5 का रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? ट्रू। क्लियर? अब अगर हमने चेक कर लिया ए इज इक्वल टू 12, ए 12 के बराबर है क्या यहाँ पर दोस्तों? तो ए 12 के बराबर नहीं है, सो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। क्लियर? हम चेक कर सकते हैं ए लेस देन और इक्वल टू 15, क्या ए 15 से छोटा या बराबर है अभी? तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये 10 है वैल्यू, और हम लोग रूटीन में क्या देखते हैं कि 10 15 से छोटा है या बराबर है, तो ये छोटा है ट्रू है, लेस देन है 10, तो फिर इन ऑल ये रिजल्ट क्या दे देगा आपको? ट्रू। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? हमने लिख दिया ए नॉट इक्वल टू 15, अब चूंकि ए की वैल्यू कितनी है? 10 है यहाँ पर, तो 10 नॉट इक्वल टू 15 ट्रू, तो ये आपको पूरा रिजल्ट क्या दे देगा? ट्रू। क्लियर? तो बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा हमको। इस तरह की कोई भी कंडीशन, क्लियर, कहीं पर आपको दे दिया कि ए ग्रेटर देन बी है क्या, मतलब 2 वैल्यू आपने ली और चेक कर लिया कि ए बी से बड़ा है क्या,
तो इनकी वैल्यू होगी मेरे पास 7, बी की वैल्यू है 9, तो ये चेक करेगा 7 ग्रेटर देन 9 है क्या, तो 7 चूंकि 9 से बड़ा नहीं है, सो इट विल जनरेट फॉल्स। तो इस बेसिस पर हम लोग अपने डिसीजन को अब ले पाएंगे। हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प लेना है। यहाँ पर हम किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई कर देंगे और हमें बुलियन एक्सप्रेशंस मिलेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन a ग्रेटर देन 5, लेस देन इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 12, नॉट इक्वल टू 15, a इज ग्रेटर देन b। ये सारे जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं दोस्तों, ये इन सभी को हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस या कंडीशन। क्लियर। अब ऐसी कई तरह की कंडीशन, कई तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम किसी भी तरह की दो वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। बड़ा छोटा कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी इन ऑपरेटर का यही एक छोटा सा रोल है, ताकि हम अपनी प्रोग्रामिंग में डिसीजंस को ऐड कर लें, हम डिसीजन को ले पाएँ। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पर? तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, जिससे हम दो वैल्यू कंपेयर कर पाएंगे कि पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है या छोटी है, बराबर है, क्लियर, बराबर नहीं है। इस तरह के जो वैल्यूएशन है, जो चेक है, वो सारे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू कर पाएंगे। क्लियर। और आपने देखा भी था सिंपल इफ का जो रोल था सिंटेक्स में, इसको देखो आप, इसी तरह के स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते थे यहाँ पर, इफ a इज इक्वल टू 10, और मान लिया हमने a की वैल्यू ले ली यहाँ पर 7। अब a की वैल्यू 10 के बराबर है क्या हो, तो आप प्रिंट कर दो printf, और हमने दे दिया ओसोप डबल कोट्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट मैंने कितना दिया अभी, हमने a को 7 से इनिशियलाइज किया और एक वैल्यू दे दी कि a 10 के इक्वल है क्या। अगर वो होता तो प्रिंट करता ओसोप कोडिंग या ओसोप। फॉल्स हो जाएगा मतलब इसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा होगा वहाँ चले जाएगा और आपकी स्क्रीन पे मॉनिटर पे कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि फॉल्स होने के बाद हमने डिफाइन नहीं करा, आगे की प्रोसेस दे दी यहाँ पर। क्लियर। समझ में आ रहा है केस। और अगर यहाँ पर a की वैल्यू अभी 10 कर देंगे हम, तो यहाँ आने के बाद 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू। ट्रू होते ही ये इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट सिंगल होंगे तो बिना ब्लॉक के भी आप कोडिंग कर सकते हो। हाँ, सिंगल में ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, मैंने मना नहीं किया कि यहाँ ब्लॉक पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक यहाँ लगा सकते हो आप, लेकिन उसकी नीड नहीं, आपको पता लगना चाहिए कहाँ लगा सकते हूँ, कहाँ पर नहीं लगाना है। क्लियर। अगर हम ये आदत डाल लेंगे कि सभी जगह ब्लॉक बनाना है, तो फिर अपने को वैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है। पता होना चाहिए मुझे कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। क्लैरिटी रहेगी। जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1 होंगे तो देयर इज़ नो ब्लॉक रिक्वायर्ड। क्लियर। जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो ब्लॉकिंग कर लेंगे हम लोग। जैसे a अगर 10 के इक्विवेलेंट हो तो हम लोग लिख दें यहाँ पर ओसोप कोडिंग, ये मैंने बिगिन ले लिया, और फिर हमने लिख दिया printf, और सेकेंड लाइन में हमने प्रिंट कर दिया कोडिंग। हमने फिर printf लिख दिया, एक थर्ड लाइन लिख दी यहाँ पर c एंड cpp, और क्लोजिंग कर दिया। ये इंडेंटेशन बताता है कि ये तीनों स्टेटमेंट इस ब्लॉक का पार्ट है। अगर ये a 10 के इक्वल होगा तो ये तीनों लाइन प्रिंट होगी, ये 10 के इक्वल नहीं होगा तो इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा ये। क्लियर। तो ये जो डायमंड का फ्लो है, ये एक स्टेटमेंट है, मल्टीपल होंगे तो 2-3 स्टेटमेंट आ जाएंगे यहाँ पर। फॉल्स होने के बाद सभी को स्किप कर देंगे। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। ये हमारी शुरुआत है सिंपल इफ स्टेटमेंट के साथ में। सिंपल इफ का रोल समझ में आ रहा है क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको क्या होगा। क्योंकि अगर मैंने डिसीजन दिया, कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, तो इसके ट्रू होने पर जो भी वन स्टेटमेंट हो या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो उन्हें एग्जीक्यूट करो, फॉल्स होने पर उसको छोड़ दो। क्लियर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, सिंपल इफ एल्स के साथ में, सिंपल इफ के साथ में। क्लियर। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जब जब ये कंडीशन ट्रू होती है
जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो इंटरनली क्या होता है, तो ट्रू के लिए दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी C++ इंटरनली उसको रिप्लेस करेगी 1 से, और फॉल्स होगी तो रिप्लेस करेगी 0 से। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि C++ में बुलियन डेटा टाइप पहले तो होता नहीं था, नए वर्जन में है अब CPP के साथ में। जो ओल्ड वर्जन्स में आप देखोगे तो बुलियन डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता था, सारा मैनेजमेंट लैंग्वेज किससे करती थी, इंटीजर के साथ में। क्लियर। अब चूंकि बुलियन अवेलेबल है फिर भी उसको मैनेज करने का तरीका चेंज नहीं हुआ है। चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि जब कोई कंडीशन ट्रू होगी तो इंटरनली इस इफ के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, 1 इन केस ऑफ ट्रू रिस्पॉन्स। क्लियर। और 0 कब मिलेगा, जब वहाँ पर क्या मिल जाए, फॉल्स। क्लियर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सारी कंडीशंस के साथ में अगर आपका कोई बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो इंटरनली इट विल रिप्लेस बाय 1, इफ इट इज फॉल्स देन इट विल रिप्लेस बाय 0। ये बात बिल्कुल फिक्स कर लो आप दिमाग में, क्योंकि आगे हम लूपिंग पढ़ेंगे, कोई और स्पेशल केसेस में जाएंगे। एवरीवेयर यू विल फाइंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट। क्लियर। हम लोग गठान बांध लें इस बात को लेके कि कंडीशन अगर ट्रू है, चाहे वो इफ एल्स के अंदर हो, कल वाइल, डू वाइल, फॉर, जब लूपिंग इटरेशंस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग तो भी आपको ये डिफरेंस दिखेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इंटरनली इट इज रिप्लेस बाय 1, इफ इट इज फॉल्स देन इट इज रिप्लेस बाय 0। ये फंडामेंटल है C++ का। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पर। इसका मतलब इसको चेक भी कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। मतलब हमने अगर लिख दिया यहाँ पर कि ए सपोज 10 और एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी मैंने b, और b इक्वल टू मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन 15। असाइनमेंट भी कर सकता हूँ अभी, चूंकि इसका टाइप इंटीजर है इंटरनली, तो ये असाइनमेंट वाली एक्टिविटी पॉसिबल है, अब कर सकते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन 15, ट्रू की फॉल्स। 10 15 से बड़ा है, ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब बी को जो असाइनमेंट होगा वो किसका होगा, 0 का। जब 0 असाइन होगा तो आप चाहो तो प्रिंट करके देख लो। अभी शुरुआत में बी की वैल्यू हमने लिख दी %d और b, तो यहाँ पर b की वैल्यू आपको क्या प्रिंट हो जाएगी, अब इस जगह पे आके 0। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जितने बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्रू हो, फॉल्स हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो इंटरनली इट विल असाइन द वैल्यू 1 टू b। क्लियर। अब ये ग्रेटर देन 15 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो इसने 0 असाइन कर दिया, और यही 15 के बजाय अगर मैं लिख देता अभी कि a ग्रेटर देन 5। अब दोस्तों a ग्रेटर देन 5 लिखते तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर, 10 5 से बड़ा है क्या। अगर 10 5 से बड़ा है, ट्रू। ट्रू मतलब क्या होगा, तो ये जो b की वैल्यू का असाइनमेंट है कितना होगा, 1। अब यहाँ जाके जब वैल्यू देंगे सो इट विल प्रिंट 1। आसानी से आप लोग चेक कर लो, किसी भी तरह की इक्वलिटी, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, जो इच्छा हो लगा लो आप यहाँ पर। क्लियर। पर ये क्लियर कर लो, ये तय कर लें अपन आज ही कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इंटरनली इफ के अंदर क्या रिटर्न होता है, 1, और फॉल्स होती है तो क्या रिटर्न होता है, 0। और 1 0 के बेसिस पे आपका इफ एल्स स्टेटमेंट अपनी फर्दर एक्टिविटी परफॉर्म करता है। 1 मिलेगा तो वो ट्रू मानेगा, ट्रू मानेगा तो ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर। 0 मिल रहा है दैट इज फॉल्स, फॉल्स होगा तो वो ट्रू वाले पार्ट को स्किप कर देगा अभी, क्योंकि अभी कोई और ऑप्शन हमने डिफाइन नहीं करा है। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, मीनिंग समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पर क्या होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। अब अरिथमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर के बाद इफ एल्स का सेकेंड सिंटेक्स की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर सेकेंड सिंटेक्स क्या होता है कि हमने ट्रू के साथ में
ये भी डिफाइन कर दिया कि फॉल्स में क्या एक्टिविटी करना है, तो फिर हम यूज करेंगे यहां पर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट से मतलब क्या हो गया कि अब ट्रू में कोई एक्टिविटी डिफाइन है 1, कि आपको स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करना है, कोई एक काम करना है, और अगर आपकी कंडीशन, आपकी क्राइटेरिया फॉल्स है, तो फिर आपको ये सेकेंड डिफाइंड कोई काम करना है, कोई स्टेटमेंट 2 आपको एग्जीक्यूट करना है। तो जब ट्रू और फॉल्स दोनों स्पेसिफाइड होंगे तब हम यूज़ करेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट। बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, बड़ा आसान सिंटेक्स से। क्या करते हैं इसके लिए दोस्तों, अपन इसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, हम लोग यूज करते हैं इफ, वही बुलियन एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर साथियों। किसी की इच्छा हो यहाँ ब्रैकेट में कंडीशन लिख देना अंदर, बट टेक्निकली हम लोग ज़्यादा एक्यूरेट कब होंगे, जब हम बुलियन एक्सप्रेशन को लिखकर प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा इंडेंटेशन का जरूर ध्यान रखना यहाँ पर। आप ट्रू होने पर हमने क्या करा, स्टेटमेंट 1, और इस एल्स को मैं लिख रहा हूँ दोस्तों इफ के अलाइनमेंट से, इफ के साथ, और फिर थोड़ा आगे आके मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 2। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट का, सिंपलेस्ट फॉर्म। ट्रू होने पर एक स्टेटमेंट, फॉल्स होने पे एक स्टेटमेंट। तो बुलियन एक्सप्रेशन के रिजल्ट पॉसिबल क्या आ रहे थे अभी, ये दो पॉसिबल रिजल्ट की बात की थी हमने, ट्रू और फॉल्स। और समझने के लिए हमने क्या लिख लिया, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। मैं अभी कुछ दिनों तक ये बार बार रिकॉल करूंगा जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे कि कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स इंटरनली 1, फॉल्स है मतलब इंटरनली 0। क्लियर। अब यहां पर जब कंडीशन ट्रू होगी तो 1 से रिप्लेस होगा, ये कहां पहुंच जाएगा, ट्रू पार्ट मतलब कौन सा हो गया कि आप स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करो, और फॉल्स हो गया इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करो। तो मतलब स्टेटमेंट 1 कब चलेगा हमारा, जब बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है। अगर वैल्यू ट्रू है तो इसके स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करो, और उस केस में एल्स को छोड़ दो। मतलब जब मैं ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो नेचुरली मुझे किसको स्किप करना है, यहाँ पर फॉल्स को, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको फॉल्स पार्ट को स्किप करना है यहाँ पर। क्लियर। और जब हम फॉल्स में एंटर होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही क्या हो गया, इसने ट्रू पार्ट को स्किप कर दिया पूरा। जैसे ट्रू को स्किप करा, कंट्रोल का ट्रांसफर हो गया फॉल्स पार्ट पे, मतलब स्टेटमेंट 2 पे आ गया। तो फॉल्स है स्टेटमेंट 2 में कब एग्जीक्यूट करूंगा, जब ये बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, फॉल्स हो। क्लियर। तो दो डिसीजन होंगे आपके पास, ट्रू और फॉल्स। अभी चूंकि दोनों में एक एक स्टेटमेंट है, ट्रू में भी और फॉल्स में भी, तो हमने ब्लॉक डिफाइन नहीं करा यहाँ पर। क्लियर। हमने ब्लॉकिंग नहीं करी है, बिना ब्लॉक के हम लोग कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट कैसे बनेगा हमारा दोस्तों, फ्लो चार्ट की आदत रेगुलर डालनी है अपने को शुरुआत में भी। क्लियर। अगर ये सिंटेक्स होगा तो फ्लो क्या बोलता है, सबसे पहले तो डायमंड, बुलियन एक्सप्रेशन ले लिया हमने डायमंड। डायमंड लेने के बाद नेक्स्ट ट्रू होने पे हमने क्या देखा कि ट्रू होने पर आपको स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है दोस्तों। ये फॉल्स होने पे क्या चाह रहे हैं अपन, तो फॉल्स होने पे हमने स्टेटमेंट 2 दे दिया। और चूंकि दोनों में एक एक स्टेटमेंट है तो ट्रू और फॉल्स किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे। ट्रू में भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा, आगे बढ़ गए एरो के थ्रू, ऊपर नहीं आएगा यहाँ से ये।
फॉल्स होगा तो एरो के थ्रू स्टेटमेंट 2, फिर आगे आ गए। तो ये हमने कनेक्टर लगा दिया यहाँ पर ए और बी। ये सेंटेंस बताता है कि जब मैं सिंपल इफ एल्स की प्रोग्रामिंग करूँगा तो मुझे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस होना चाहिए फ्लो चार्ट की। ये फ्लो चार्ट का जब मैं रेगुलर यूज़ करूँगा तो मेरे इफ एल्स के कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रॉपरली काम करेंगे। क्लियर? तो ये भी वही बता रहा है, सेम सिंटेक्स। आप यहाँ भी चेक करोगे कि बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 को चलाओ और नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी डिफाइंड है वहाँ करो, 2 को छोड़ दो उस केस में। जब फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, 1 को छोड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सिंटेक्स कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है आप लोग क्या है? तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, दूसरी बात, अगर यहाँ पर गलती से भी आपने सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन मतलब मैं थोड़ा सा आपको इसके पहले की भी स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिंपल इफ के आगे सेमीकोलन लगा दूंगा यहाँ पर तो वो एज सच एरर नहीं देगा कुछ भी। लॉजिकली तो गलत ही है क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके तुरंत बाद कभी सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि तो टर्मिनेट कर देगा इसको। टर्मिनेट कर देगा मतलब क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखा है मैंने, ये इस इफ की रेंज से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि ट्रू होने पे इट विल एग्जीक्यूट नल स्टेटमेंट। इसको हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पर? नल स्टेटमेंट। कोई एक्टिविटी नहीं है इसकी यहाँ पर वो वैलिड है। सेमीकोलन इज वैलिड कब? जब मैं सिंपल इफ लगा रहा हूँ। और नल स्टेटमेंट क्या डिफाइन कर रहा है? इट विल नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी। और ये क्या कर देगा, ये जो स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है, अगर मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो ट्रू होने पे नल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और ट्रू के बाद, नल स्टेटमेंट के बाद वो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। और जब फॉल्स होगा तो नल स्टेटमेंट को छोड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको ट्रू और फॉल्स दोनों स्थिति में ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। क्लियर? तो सेमीकोलन का मतलब समझ में आ गया क्या हुआ? एरर नहीं आ रही है क्योंकि वो नल स्टेटमेंट एक वैलिड स्टेटमेंट है सिंपल इफ में। अगर मैं सिंपल इफ लगा रहा हूँ तो कई बार ये एरर हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सिंटेक्स एरर देगा नहीं सिस्टम। कंपाइलर समझेगा ठीक है यहाँ पर नल स्टेटमेंट है, ट्रू पे। क्लियर? आपको कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, आपने ब्लैंक नल स्टेटमेंट दे दिया और ये इसके स्कोप से बाहर हो गया, कंडीशन के दायरे से बाहर हो गया पूरा ब्लॉक। मतलब ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये दोनों केस में चलेंगी तीनों लाइन। क्लियर? तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था जब मैं सिंपल इफ के साथ में सेमीकोलन की बात कर रहा हूँ। तो लगाना यहाँ भी नहीं है, पर अगर लगा लेते हैं तो क्या होता है ये हमको समझना था। क्लियर? समझ में आ रही है दोस्तों बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको सभी को? अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, इस थर्ड सिंटेक्स में आप देखो, अगर मैंने गलती से सेमीकोलन यहाँ लगा दिया, अब कब की बात कर रहे हैं? जब हम इफ और एल्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों जब इफ एल्स में एक साथ यूज़ करूँगा तो क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जैसे हमने लिया इफ और यहाँ पे नल स्टेटमेंट है, कंपाइलर को यहाँ तक परेशानी नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगी, इसको भी कंपाइल करेगा। जैसे ही उसको एल्स दिखेगा सिंटेक्स में कहीं भी तो देखेगा कि एल्स अकेला कैसे आ गया, एल्स विदाउट इफ। क्योंकि इफ अकेला आ सकता है पर एल्स कभी भी सिंगल यूज़ नहीं होगा। एल्स के पहले कन्फर्मेशन होना चाहिए कि पहले इफ होगा, इफ का स्ट्रक्चर, इफ का सिंटेक्स होगा हमारे पास। तो इफ का सिंटेक्स चूँकि सेमीकोलन यहाँ लगा है, उसने एरर यहाँ नहीं दी। आप कभी लाइन नोटिस करना, जब इस लाइन में एरर आएगी ना सिंटेक्स में, तो वह एल्स के ऊपर वाली लाइन देगा जस्ट एरर में। सी और C++ कंपाइलर में आपने नोटिस किया होगा, ये आप करोगे जब एरर 7वीं लाइन में रहेगा तो एक लाइन पहले बता देगा आपको। क्लियर? 6ठी लाइन पे एरर दिखा देगा। तो एरर उसको एल्स पढ़ने के बाद आई। क्यों आई? क्योंकि जैसे एल्स पढ़ा तो उसको कॉन्सेप्ट में आ गया एल्स विदाउट इफ। क्योंकि इफ विदाउट एल्स हो सकता है, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, बट सिंगल एल्स को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया है तो दैट विल बी द सिंटेक्स एरर। क्लियर? सिंपल इफ में इट वाज नॉट अ सिंटेक्स एरर। क्यों नहीं थी? कारण समझ में आ गया, लॉजिकली वो भी गलत था, लेकिन वो सिंटेक्स एरर वहाँ पर नहीं थी।
टेक्निकली। क्लियर? इस केस में बात समझ में आ रही है हमको सभी को? इस केस में कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर सेमीकोलन आपने लगा दिया है तो ये सिंटेक्स वाइज रॉन्ग है, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, इट विल जनरेट सिंटेक्स एरर। और एरर कहाँ पर आएगी? मेनली एल्स पर। क्लियर? तो ये इफ एल्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ से इफ ब्लॉक हमारा स्टार्ट हुआ है वहाँ गलती से भी हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है, तो बचना है इस तरह की प्रैक्टिस से हमको। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा? अब हम बात करेंगे, पहला प्रोग्राम छोटा सा बना के देखते हैं हम लोग कि कैसे हमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन के साथ प्रोग्रामिंग करनी है। क्लियर? तो हम लोग शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, या हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इसके प्रोग्राम्स को, इसके एप्लीकेशंस को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों सेशन आपको समझ में आया हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लेवल की कोडिंग जर्नी को एंजॉय कर पाएँ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएँ। हम लोग आपको गारंटी से इस प्लेटफॉर्म पर कोडिंग सिखाएंगे। बस रिक्वायरमेंट यही कि पहले लेक्चर से स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली हम लोग सुने, देखें, समझें, और जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको लगातार यहाँ पर दे रहा हूँ उनको गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि हम लोग कई कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिस्कस करेंगे जो बहुत जेनरिक होंगे, जो आप कल नई लैंग्वेज भी पढ़ेंगे तो आपको बार बार उन कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप क्लैरिटी के साथ समझ रहे होंगे। क्लियर? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा। निश्चित तौर पे हम लोग एक बेटर प्रोग्रामर, एक इफ़िशिएंट प्रोग्रामर बनेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, गुड बाय।